नमस्कार। बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित सफरनामा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस महान शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, उनके साज की आवाज से प्रकृति झूमने लगती है, झरने झंकृत हो जाते हैं। आज हमारे बीच विश्व विख्यात संतूर वादक, पद्मश्री से अलंकृत, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी और कई सम्मान से सम्मानित पंडित भजन सुपोरी जी का मैं स्वागत करता हूं। संगीत जगत की दिग्गज हस्ती पंडित भजन सुपोरी जी अपने अंदर अनेकों रंग समेटे हुए हैं। कभी वे एक विलक्षण प्रतिभा वाले कलाकार और संगीतकार हैं, तो कभी एक उत्कृष्ट शिक्षक, लेखक और कवि, और इन सब से ऊपर एक असामान्य व्यक्तित्व। जम्मू और कश्मीर और बाकी पूरे देश के बीच के सांस्कृतिक पुल के रूप में पंडित भजन सुपोरी को संतूर का संत और तंत्री का राजा माना जाता है। भारतीय संगीत और संस्कृति में उनके अपार योगदान के लिए पंडित भजन सुपोरी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जम्मू कश्मीर सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उत्कल विश्वविद्यालय ओडिशा द्वारा साहित्य का डॉक्टरेट जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंडित भजन सुपोरी का जन्म श्रीनगर के देश के विशिष्ट पारंपरिक संतूर परिवार में हुआ, जो कि सूफियाना घराना के नाम से लोकप्रिय है। ये एक समृद्ध संगीत विरासत के वारिस और महान गुरु पंडित शंकर पंडित जी के पड़पोते हैं, जिन्होंने सूफियाना कलाम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आधार पर एक अनूठी शैली सूफी बाज को विकसित किया। पंडित भजन सुपोरी को उनके दादा पंडित संसार चंद सुपोरी जी और बाद में उनके पिता पंडित शंभोनाथ सुपोरी जी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में संगीत के पिता के रूप में विख्यात हैं, उन्होंने संतूर का ज्ञान दिया। पंडित भजन सुपोरी संतूर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एकल वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित करने में अग्रणी रहे हैं। उच्च शिक्षा के धनी पंडित भजन सुपोरी के पास भारतीय शास्त्रीय संगीत में डबल मास्टर्स डिग्री है, जिसके अंतर्गत वे सितार और संतूर दोनों में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री भी उनकी उपलब्धियों में शामिल है। उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, सेंट लुइस, मिसौरी, यूएसए में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का भी अध्ययन किया है। नाद और नाद योग पर उनका अनुसंधान अविस्मरणीय है, जिसके चलते फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने साउंड थेरेपी पर आधारित उनके एल्बम्स भी रिलीज किए हैं, जो कि बहुत लोकप्रिय हुए। भैया, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं मैं। मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार आपको, और वो जो बाद में हमें लॉग इन कर लेंगे उनको भी मेरा प्रणाम, उनको सबको मेरा नमस्कार। इस सफरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जी, बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप बताएं, आपको संगीतकार, शिक्षक, लेखक, कवि या कलाकार के रूप में आप अपने आप को किस विषय के करीब पाते हैं? जय किशन साहब, मेरा जीवन के बहुत ही अलग अलग फेजेस हैं, जैसे आपने कहा, और उसमें एक फेज ऐसा भी है, मेरे जीवन के 30 साल ब्रॉडकास्ट से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एसेंशियली जब मैं अपने आप को देखता हूँ, एसेंशियली जब मैं अपने आप में सोचता हूँ
या मैं ये देखता हूं कि मैं हूं कौन, तो मेरा जो पहचान है वो एक संगीतकार की पहचान है, क्योंकि उसमें एक मेरी पहचान, मेरी बनाई हुई पहचान ही नहीं है, बल्कि ये मेरे पूर्वजों की पहचान भी शामिल है, जो लगभग 300 साल से ये घराना चल रहा है। तो सारे उनकी जो फकीर लोग थे, वो सब के सब संत लोग थे, तो उनका जो अपना जीवन का एक हिसाब था, उठना था, बैठना था, या गाना बजाना था, जो भी था, वो जो विषय में मुझे मिला, तो मुझे उसमें अपने हिसाब से कुछ रद्द-बदल करना पड़ा, अपने हिसाब से नया चिंतन करके उसमें नई चीजें क्रिएट करना पड़ा, और वो धारा को कंटिन्यू करना पड़ा। तो वो धारा सिर्फ संगीत की ही धारा है। जी 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 जी, आप इतने अच्छे, आप कवि हैं, आप इतने अच्छे शिक्षक हैं, थोड़ा उस पे भी आप रोशनी डालिए। जी, मैं आपको एक एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैं अमेरिका में था, और मेरी 2 इंग्लिश में पोइम्स छप गई थी वहाँ की मैगजीन में। हाँ हाँ। तो वहाँ हमारी जो म्यूजिक डिपार्टमेंट था, जहाँ मैं वेस्टर्न म्यूजिक सी स्टडी कर रहा था, ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसी के जी साथ इंग्लिश फैकल्टी भी थी। तो जी वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मुझे एक दिन मिले, तो उसने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो म्यूजिक में, आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आप यहाँ से शुरू कर लो। आप बहुत बड़े राइटर बन जाओगे। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो संगीत के लिए ही आया हूँ, राइटिंग तो मेरा एक शौक है, और ये मेरा प्रोफेशन है, गाना बजाना मेरा प्रोफेशन है, मेरा जीवन है, और मुझे जितना भी है मेरा लक्ष्य इसी में है, और मैं इसी को साधना चाहता हूँ, इसी में जितना मुझे जहां से भी मिले मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ और अपनाना चाहता हूँ, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, जयकिशन साहब की जिंदगी है बॉडी बड़ी मुख्तसर सी है, और जी इसमें इतना ज्ञान है, इतने इतनी चीजें हैं जो करोड़ों की तादाद में हैं, और अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। बिल्कुल। ज्ञान इतना है कि उसको समेटना ही जीवन का, तो चाहे आदमी कितना भी करे तो उसका मतलब परसेंट, तो माइनस ही परसेंट पॉइंट्स में ही कुछ हासिल हो जाता है। तो इतने इतने सारे इस समुद्र में आदमी रह के, तो फिर कोशिश ये करता है कि जितना ज्यादा बूंदे मिले उतना अच्छा, जितना ज्यादा मिल जाए। क्या बात है, और बहुत। ये भी यहाँ मैं कहना जरूर चाहूंगा कि कंपोजिशन का वर्ल्ड बहुत छोटे से ही मैंने शुरू किया था। लगभग 10th में मैं उस वक्त पढ़ता था, जब मैंने शुरू किया था कि भाई गजलें बांधो, गीत बांधो, या भजनों का दुने बांधो, इस तरह से, या कश्मीरी जो कुछ कलाम है, सूफी शायरी है, उनको अटेम्प्ट करना था, और कैसे किया जाए। लेकिन उस चीज को मैं एक ऑथेंटिसिटी जिसे आप कहिए, एक, जब आप लॉजिकली उसको देखेंगे, एनालिसिस एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो वो उसमें आना चाहिए था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं अंधेरे में तीर न चलाऊं। बिल्कुल ये मेरी जिंदगी का ये लक्ष्य रहा है, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। जी देख के पता चलना चाहिए कि भाई मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किधर की ओर जा रहा हूं। तो चाहे संतूर बजाना हो, चाहे लिखना हो, चाहे वो कंपोजिशन हो, पूरा पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। यहाँ जी मैं जी बताना जरूरी समझता हूँ कि ये कि मेरे दादा साहब जो थे, उन्होंने जी अपनी तालीम में 2 चीजें मुझे बहुत उनके वचन थे, जिसे मैं जी समझता हूँ कि गुरु वचन जिसे आप कहिए। एक, उसने कहा था, उन्होंने कहा कि भाई कोई ये ना कहे कि तुम तकदीर का खाते हो, सब कहें कि तकदीर ने नहीं दिया। हाँ, क्या बात। एक ये। दूसरा ये कि जो तुम करो, तुम्हारे पास क्यों और कैसे वजह होनी चाहिए बताने की। मनगढ़ंत यहाँ आर्ट की दुनिया में कुछ नहीं होता, ये जान लेना आप। यहाँ पक्का हिसाब से होता है, गणित से होता है। इस वजह से अपने आप को इतना तैयार करना कि जो भी करो वो आप जस्टिफाई कर सको कि ये ऐसे है और इसलिए है। तो वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था, और मैंने उसी पे अमल किया कि जो भी मैं करूं, चाहे मैं पढ़ता पीता तो मैं 10 चीजें और पढ़ लेता था कि जो ये लिखा गया है क्यों लिखा गया है, और मैं प्रोब इन करता था कि ऐसा क्यों। अगर जैसे कोई भी राइटर है, चाहे वो इंग्लिश राइटर हो, चूंकि लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं मैं,
तो जिसमें कि जैसे कोई भी राइटर हो, जैसे वर्ड्सवर्थ जो दुनिया जानती है जिसको, तो भाई मैं जब उनकी पॉइंट्स मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे और जानना चाहिए कि कैसे लिखा, या शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे मैं जानना चाहता था और क्या लिखा इसने, कि भाई क्या कहना चाहता है, अपनी बात को किस ढंग से कह रहा है। तो ये काफी फायदा भी दे गया, और मुझे लगता है कि मुझे जो अपनी जिंदगी में जो भी ईश्वर की कृपा से, फकीरों की दुआओं से मिला, एक वाह, वाह, आइडेंटिटी मिली, उसमें ये बहुत जरूरी हिस्सा इसने अदा किया है। वाह, 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 क्या बात है। पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने संतूर वादन की एक औपचारिक प्रणाली स्थापित की है जिसे जी सोपोरी बाज कहा जी जाता हाँ, है। सोपोरी बाज, जी जी। जी जी। तो इस बाज की क्या खासियत क्या है, और इस विषय पर कुछ आप जरा अपना जी राय। जरूर जी जरूर जरूर। देखिए, संतूर जो ट्रेडिशनल संतूर है, जी जो हमारे घराने में भी है, रहा है, और जो दूसरी धारा जो सूफियाना संगीत की धारा है उसमें भी रहा है, जी और काफी सदियों से चल रहा है, हमारे घराने में भी उस घराने में भी। वो छोटा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इनिशियली 25 ब्रिज रहा करते थे। जी जी। 100 तार थे, लेकिन ब्रिज 25 ही थे, क्योंकि हाँ, सूफियाना गाना जब शुरू हो जाता है वो सारे गा मा पा दाने से रे गा मा पा, 1.5 जी सप्तक का गाना है, लेकिन जी उसमें हजारों कंपोजिशन है, हजारों बंदिशें हैं, तराने हैं, अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग तालों में हैं, और बहुत जी। सारा कलाम है जो फारसी में भी है, जो अरबिक में भी है, संस्कृत में भी है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वगैरह जो भी गाते थे वो संस्कृत कलाम भी गाते थे, वो वाह हिंदी वाह। उसमें भी है, जो उसमें हिंदुस्तानी जिसे आप कहिए वो वाला, और खड़ी बोली का कलाम भी उसमें रहा करता था, वो भी वो गाते थे। एक्चुअली ये ट्रेडिशन फिर खत्म हो गया, क्योंकि कश्मीर में फिर संस्कृत, पहले तो संस्कृत तो वहाँ जबान थी, संस्कृत जी कोर्ट लैंग्वेज थी, उसके बाद जी फिर पर्शियन हुआ, पर्शियन फिर बहुत पॉपुलर हो गया, और कश्मीरी जबान और उर्दू जबान बहुत पॉपुलर हो गए। तो मैक्सिमम मकाम जितने भी हैं सूफियाना मौसीकी के, वो फारसी में हैं, और उर्दू कंपोजिशंस हैं उसमें, और या फिर कश्मीरी कंपोजिशंस हैं। जी तो जी। फिर संस्कृत और ये सारी भाषाएं जो हैं ये सारी लुप्त हो गई और खत्म हो गई, और ये वैसे हमारे घराने में ही ये ज्यादा था, बाकी जो जो मुस्लिम ट्रेडिशन है, मुस्लिम ट्रेडिशन में वो संस्कृत वगैरह नहीं गाते थे, वो नहीं फारसी गाते। ही गाते थे, अरबी गाते थे, और बिल्कुल। कश्मीरी गाते थे। तो अब संतूर तो 1.5 सप्तक का ही था, जी लेकिन अर्ली 40s में मेरे फादर ने जब सिखाना शुरू किया संतूर, क्योंकि वो तो क्लासिकल म्यूजिशियन थे, उन्होंने इनिशियली क्लासिकल का ही सारा तरबियत, सुफियानी के बाद उन्होंने तरबियत क्लासिकल की ही ली, और उनका सितार, गाना, संतूर उनका फोटे था। तो उन्होंने उस संतूर में 27 ब्रिज कर दिए। जब 27 ब्रिज कर दिए तो पादा निशा से संतूर शुरू हुआ, यानी मंद्र सप्तक पहली दफा आया, तब तक मंद्र सप्तक नहीं था, और पादानी सा रे गा मा पा दानी सारे गा मा तक संतूर जाने लगा। तो जी मैंने जो संतूर शुरू किया जयकिशन साहब, वो 27 ब्रिज वाला था, और जी। ये हिंदुस्तान में पहला संतूर था, हमारे देश में ये पहला संतूर था, जिससे वाह, वाह, शास्त्रीय संगीत 1953 में एक कॉन्सर्ट में प्रेजेंट हुआ। वाह, ये हाँ, हिस्ट्री है संतूर की, और जी यही इस मेरी जिंदगी की हिस्ट्री है, और यही संतूर की हिस्ट्री है। तो जो बाधा निशा से ये जो मंद्र सप्तक जब आ गया, तब राग रागनियां शुरू हो गई। यहां मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा कि 1959 में मेरा पहला कॉन्सर्ट इलाहाबाद में हुआ, प्रयाग संगीत समिति में, और फैकल्टी ऑफ म्यूजिक में बजाना था, 2 जगह बजाना था। तो प्रयाग में जब तो वहाँ 7 दिन का फेस्टिवल रहा करता था प्रयाग, तो उन दिनों इलाहाबाद तो बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर था, जी और मुझे लगता है उस वक्त बनारस भी इतना ये नहीं था, गढ़ नहीं था कल्चर का, जितना उस वक्त इलाहाबाद था बेस कल्चर का। तो हम्म, वहां पे जब बहुत सारे लोग आ गए, 7 दिन के फेस्टिवल में बहुत सारे म्यूजिशियन थे, और जब पहली दफा संतूर देखा तो बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगा, स्टेज पे आ गए सब। पर कुछ लोगों ने एक एक चीज वहां पॉइंट आउट किया, बोला कि साज तो बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन गाना नहीं छलकता साहब। हम्म, बात बड़ी वाजिब उन्होंने कही थी, उन्होंने जी कोई ऐसा कोई गलत बात नहीं कही,
बात जी तो हाँ, उन्होंने कहा, तो मेरे फादर ने उनसे कहा कि भाई हम तो सारे गवैये हैं, गवैये खानदान के हैं, हमारा गाना ही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा जब तक कि ये पूरे गाने के टेक्निक को पूरा इसमें उतारेगा। हाँ, तो उसमें ये जरूरी हो गया कि संतूर का विस्तार करना जरूरी था, और मैंने दो दो ब्रिज एडिशन कर दिए इसमें, यानी 27 से 29, और दो दो करके ही ब्रिज इसमें एडजस्ट हो गए, या 27 से 29, फिर 31, 33, 35, 35, और अभी ये 43 के हैं, इसमें 43, 44 ब्रिजेस हैं। तो वाह, रेंज रेंज बढ़ाना पड़ा, रेंज बढ़ गया, जैसा आप देख रहे हैं कि हाँ, ये साउंड है। तो अब जो रेंज जब बढ़ गया, तो रेंज के हिसाब से मैंने वो टेक्निक इवॉल्व किए कि भाई कृंतन का कहाँ होगा, मीड का कैसे होगा, सस्टेन सस्टेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जयकिशन साहब, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी जो जो संतूर की शैली का जो पुराना जो हिसाब है, उसमें नोट कैसे चलते हैं वो ऐसे ही चलते थे। हाँ, 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 यानी सस्टेन नोट के बोल को कट कर करके आना पड़ता था। जी अब जी ये जी, तो ये तो आप जानते हैं कि ये शास्त्रीय संगीत में तो पॉसिबल नहीं, बोल कटे तो सारा बिल्कुल खत्म उसके साथ। तो बिल्कुल, मैंने क्या किया कि पहला मेरा जो थ्रस्ट था वो ये था जी, कि बोल को सस्टेन कैसे मिले। अब हाँ, देखिए सस्टेन कैसे आएगा। हाँ, 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 क्या बात, क्या बात, तो यानी नोट के अलग अलग शेड, जैसे रे रे, अब ये जब तक कि ग्लाइड नहीं होगा तब तक तो आएगा नहीं। यानी अगर हमें षडेज लगाना है तो जी, रादर देन कट नोट करके अब षडेज इन होना चाहिए, जैसे हाँ, या 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 हाँ, हाँ, हाँ,
यानी उनको धीरे धीरे इवॉल्व करना, बोल को, ग्लाइड को ठीक करके करते करते सालों साल इसी में निकल गए जय किशन साहब, सालों साल। और बोलों का दा कैसे आएगा, रा कैसे आएगा, अगर बोल को काटना है यानी अगर गमक का तासुर क्रिएट करना है तो कैसे होगा, जैसे तो ये अलग अलग बोलों को, दा को, रा को, दिर को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके हिसाब से फिर कलमों की रचनाएं, फिर कलम कैसे कैसे कितने बड़े होने चाहिए, कलम कितना, क्योंकि सूफियाना गन में जैसे मेरे दादा साहब भी जो कलम यूज करते थे, हल्का कलम यूज करते थे, और सारे वैसे अब भी अगर सूफियाना वाले हैं उनके कलम्स बड़े लाइटर रहते हैं, क्योंकि उनका सस्टेन तो होता नहीं है, सिर्फ बोल में आता है। तो हमें कलम के हिसाब से मुझे उसकी रचना करनी पड़ी, उनको कितना वेट होना चाहिए, क्या फिंगर टेक्निक से आना चाहिए, रिस्ट से क्या आना चाहिए, आर्म शोल्डर मूवमेंट क्या होनी चाहिए, ताकि अलग चीजें ताकि बज सकें, ख्याल अंग भी बज सके, और जैसे ध्रुपद दमार हम बजाते हैं वो ध्रुपद दमार पखावज के साथ पूरा ध्रुपद के हिसाब से बज सके, वो सारी चीजें इसमें आनी चाहिए, कृंतन का काम आना चाहिए। अभी आपको एक चीज सुना देता हूँ, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा आपको सुन के। जैसे अभी जैसे आप कहें कि जैसे फिरत का काम होता है, तो इसके हिसाब, अब इसको तो बैलेंस करना पड़ता है कि भाई कैसे आप किस एंगल से आपको लेंगे ताकि इसको आप कंटिन्यूशन एक दे सकें, इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे, इसमें कहीं कट ना हो। तो ये धीरे धीरे इसमें इतने ईयर्स लग गए, सारा जीवन इसी में चला गया, इसकी एक्सपेरिमेंटेशन करते करते ही कि क्या होना चाहिए, और तब जाके ये साज एक ऐसा साज आ गया कि जिसमें जैसे हम जैसे ख्याल गायकी के अलावा इसमें अगर ठुमरी दादरा है या टप्पा है या जो भी चीज है, जो भी कोई शैली है, यानी जब ये लोग कहते हैं कि जब मेरे रिव्यूज आते हैं या जितने भी लोग सुनते हैं वही कहते हैं कि भाई संतूर हम सुनते हैं तो ये संतूर गाता है, और साज गाना चाहिए। और यही है कि जो भी चीज हम आए, जिस ढंग से आए, वो चीज गाने के हिसाब से परफेक्ट पहले बैठना चाहिए, फिर उसका तंत्र अंग आता है, और फिर अपनी तंत्र की अपनी ब्यूटी है, और तंत्र का अपनी बढ़त है, अपना हिसाब है। तो वो जो एक क्लासिकल शैली का संतूर, क्लासिकल शैली के संतूर की पहचान की ये गाने के हर सिंथ को, गाने के हर टेक्निक को प्रेजेंट कर सके, वही सोपोरी बाज है, और वही सारा मेरा जीवन उसको साधते गया, और अभी भी उस पे काम चल रहा है, कुछ मैं भी कर रहा हूँ और मेरा बेटा अभय भी उसको और आगे बढ़ा रहा है, और नए आयाम देके नई चीजें देके। आपने 6000 से भी अधिक रचनाएं की हैं, जिसमें अधिकांश रचनाएं कश्मीरी भाषा में। हाँ, कश्मीर का सूफी ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है जी। तो वहाँ की लोक संस्कृति का वो एक हिस्सा रहा है। आपने लोक संगीत जगत में
ये जो बदलाव किया उसके पीछे क्या सोच रहा था? एक्चुअली ऐसा था कि हम तो गांव के बेसिकली हैं, कश्मीर के गांव के हैं। जी और जी गांव से फिर मेरे फादर शिफ्ट कर गए सिटी की ओर। और सिटी में फिर उन्होंने जब अपना प्रचार करना शुरू किया, क्लासिकल म्यूजिक का प्रोपगेशन शुरू किया। और जी उस वक्त हालात बड़े होस्टाइल थे वहाँ। हालात जी वहाँ कल्चर के हिसाब से, क्लासिकल के अगर उन चीजों को देखा जाए उस हिसाब से कभी सपोर्टिव नहीं रहे हैं। अब जी मेरे फादर के ईश्वर की कृपा से मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने उनसे सीखा है। हाँ, जिसको भी पूछे कहाँ से सीखा, वो बोलेंगे कि पंडित शंभुनाथ सोपुरी साहब से मैंने सीखा है। हाँ, और वो इतना सबसे बैठ के सामने बिठा के सबको और सबको सिखाना शुरू करते हैं। वो तो कहते ही थे लोग कि मास्टर जी अगर दुकान पे ही आए तो दुकानदार से भी कहते थे कि भाई जरा सुर लगाओ, और 5 आदमी और आते थे, वो भी सुर ज्वाइन करते थे। तो ये तो कहावत थी वहां। तो ये जी जो उनका जो ये था कि भाई हमें प्रचार करना है और इंडियन क्लासिकल सिस्टम को यहाँ पहले मजबूत करना है, बिल्कुल। ताकि यहाँ यहाँ से जो टैलेंट है वो सीख के वो बाकी देश के अलग अलग कॉर्नर्स में जाए, वहाँ परफॉर्म करें और उनकी पहचान बने। और ये बहुत जरूरी जरूरी काम था। तो कुछ तो मैंने उनके साथ रह के शुरू किया। और उसके बाद फिर मैंने पहले देखा कि हमारे जो कश्मीरी फोक म्यूजिक है जी उसमें ये था कि जनरल पब्लिक अप्रिशिएट नहीं करता था उसे। हम्म, यूथ तो बिल्कुल ही नहीं सुनता था। तो मेरा पहला फर्ज ये था कि मैं पहले लोक संगीत को एक दर्जा दिलवा दूं, उसकी एक रिकॉग्निशन दिलवा दूं। हाँ, और मैंने क्या किया कि जो कश्मीरी फोक मेलोडीज हैं उनमें अंतरे नहीं थे। मोस्ट ऑफ द हम्म, सॉन्ग्स में अंतरा नहीं था। जी और जैसे मैं आपको एक गाना सुना दूं, तो उसके हाँ, आप अंतरा हाँ, कैसे जोड़ा बिल्कुल गया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल देखिए ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे जी अंतरा कैसे जी जोड़ा गया। ये ये ट्रेडिशनल गाना है। जी हालांकि जी थोड़ा सा मैंने इसको और इवॉल्व किया है, थोड़ा पब्लिक अपील के लिए और या उस या उनके अप्रिसिएशन के लिए। ये है सूफी शायरी है। जी बेदर्द दादी चानी सूर हो सपदान सोयलई मुछिया म्यानी यारो बलो बेदर्द दादी चानी। यानी ये खटका थोड़ा सा पहले मैंने कहा कि एकदम से झटका नहीं दे सकते, कि शुगर कोटेड चीज देनी चाहिए ताकि लोग एक्सेप्ट करें। अब यही बिल्कुल है, इसका अंतरा भी ऐसे ही होता था। तो मैंने इसका अंतरा बांधा कैसे। कुनने कजा हजरती मिस्र की मंजबा तो ये पॉपुलर हो गया। जितने भी फोक पार्टीज थी उन्होंने ये गाना शुरू कर दिया। इस हाँ, तरीके के मैं सैकड़ों गाने मैंने बनाए और अरे उनके वाह अंतरे फिट करके मैंने उनको दे दिए। अब वाह, कश्मीरी जब छकरी आती है तो छकरी हम्म, के पैटर्न्स भी पॉपुलर करने थे ताकि यूथ जो है उसको अप्रिशिएट करे। तो मैंने उनको क्या चीज दे दी, मैंने उनको ऐसी ऐसी चीजें देना शुरू किया, जैसे हाँ इश्क चोरू रिश्क करता दीवानी, हाँ इश्क चोरू रिश्क करता दीवानी, पन असीस चुला गांधे गांधी, हाँ इश्क चोरू रिश्क करता दीवानी, हाँ इश्क चोरू शम्मत पोपुर भ्रामजित यारान तई, शम्मत पोपुर भ्रामजित यारान तई, यारान तई, हा इश्क चोरो इश्क करतो, हा इश्क चोरो इश्क करतो। तो ये चीजें एकदम से पॉपुलर हो गई।
और बात है। जो फोक पार्टी थी उन्होंने इसको इवॉल्व करना, गाना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट वाह करना वाह शुरू वाह। कर दिया। और अब इतने ये जय किशन साहब हजारों गाने हैं जो फोक शैली में जा चुके हैं, वो कहते जी हैं हाँ। कि ये फोक है, वो फोक है नहीं। और मैं आपको यहाँ दावे के साथ बता सकता हूँ कि मेरे लगभग 5,000 गाने वहीं के हैं। 6,500 गानों में से 5,000 गाने सिर्फ कश्मीर के सूफी ट्रेडिशन पे है। वो कोई भी शायर नहीं है जिसकी कंपोजिशन मैंने नहीं की, जिसकी मैंने नहीं की वो शायर है नहीं। और वो हर धुन जहां तक कि ह्यूज क्वायर आता था, 10,000 का क्वायर, उससे मैंने गवा के नई नई चीजें वहां दे दी, नए नए एक्सपेरिमेंटेशन की। और जिससे वाह। कि कश्मीरी म्यूजिक इस वक्त रिचेस्ट है, हमारी कंट्री का रिचेस्ट जी जी। म्यूजिक बिल्कुल देखेंगे एक बिल्कुल। हिसाब से। और दोनों ट्रेडिशन है, एक तो वो फोक मेलोडीज भी है जो पुरानी पुरानी थी, जिनके अंतरे बंदे, और वो जो मैंने दिए। और दूसरा है कि सूफियाना मकाम की जो और सैकड़ों गाने हैं। तो उसके हिसाब से हमारी ये बहुत ही रिचेस्ट स्टेट है इस वक्त, हम हमारी कंट्री की। और उसमें ये भी है कि कुछ वो भी गाने हैं जो राग आधारित हैं और जी। लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं वो। यानी वाह। उनको यहाँ से जोड़ने के लिए, उनको अपने देश से मर्जर के लिए, उनके यहाँ की जो हमारी एक फिलॉसफी है, एक यूनिट कंसेप्ट ऑफ यूनिटी है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये सारी वहाँ मैंने कंपोजिशन, ये एक्सपेरिमेंटेशन की। और क्या ईश्वर की बात। कृपा से और लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से वो सारा हाँ। इतना कामयाब रहा कि वो पीरियड रेनेसांस का पीरियड माना जाता था, रिवाइवल का पीरियड माना जाता है। वाह और वाह जिसमें कि बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन, क्या नहीं हुआ। संस्कृत के लोगों ने संस्कृत गाया, उन्होंने फारसी कलाम गाए, उन्होंने अरबिक क्वायर में, यानी कि जी सोलो ही गाए बल्कि क्वायर में गाए। और फिर अलग अलग शैलियां, जो कश्मीर की अपनी शैलियां हैं, टाइटल्स हैं, जैसे गजल है, वचन है, और शलोकाज हैं, पद हैं, और जी जी। या नज़में हैं। तो उन सब की मैंने एक जो कॉम्बिनेशन बना बना के मैंने की। यानी ये सारा कंट्रीब्यूशन इस वजह से किया ताकि वहां पे कल्चर जिंदा रहे, वहां पे एकदम एकदम। संगीत जिंदा रहे। बात और है वहां सर। पे जितनी भी हमारी शैलियां हैं, गजल हैं, गीत हैं, नज़में हैं, भजन है, निर्गुण है, सुगुन है, सूफी है, वो सारी ट्रेडिशन वहां जिंदा रहे। तो पंडित जी, मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। और बड़ा जी आनंद आ रहा है जी। आपसे बात करते हुए कि हाँ, आपने हमें भी समापा। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह। आपने समापा संस्था के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभाशाली संगीतकारों को एक मंच दिया है। आप अपने इस जी प्रयास के बारे में कुछ बताएं। जी जी जी, दो बातें कहना चाहूंगा मैं जयकिशन साहब। एक तो ये कि चूंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो में था वहाँ, और मैनेजमेंट में था, सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम्स था, और जी प्रोडक्शन भी मैं करता था काफी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाम था, एक ब्रॉडकास्टर में मेरा नाम था। तो उसमें ये था कि एक सर्वे, चूंकि हर चीज डायरेक्टरेट में रहती है, मॉनिटरिंग होती है। तो मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे हमारे बड़े गुनी म्यूजिशियंस, बहुत जिन्होंने वाकई और घरानेदार लोग, अलग अलग जगहों पे रहे, फार ऑफ एरियाज में रहे, तो उन बेचारों की कभी आइडेंटिटी बनी ही नहीं, क्योंकि वो कभी दिल्ली आ ही नहीं पाए, जी मेन जी जी। फेस्टिवल्स में ही कभी नहीं बुलाया गया उनको। और मुझे ये बहुत दुख था, इस बात का वाकई मुझे दुख था। और दूसरा ये होता था कि जो नए वाले, नए जो बच्चे हैं, नई जो पीढ़ी है, और हम उनकी प्रमोशन ही नहीं हो रही थी। और ऐसा लग रहा था बीच में क्या हो जाता है कि बाय द टाइम वो 20-22 साल, 23 साल के हो जाते थे, वो अपने हिसाब से पूछते थे कि मेरा फ्यूचर क्या है। और कई जगह ऐसा हो गया कि वो बच्चे डाइवर्ट हो गए, किसी और लाइन में चले गए। यानी घराने की तालीम, इतना एक सिलसिला छोड़ छाड़ के कहीं और ही जॉब में चले गए। तो हमें ये अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि इसके बारे में तो कुछ करना चाहिए। तो मैंने और अभय ने थोड़ा उस पर सोच के हमने ये डिसाइड किया कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बनाई जाए, एक रिवोल्यूशन आने की जरूरत है, एक इसमें रिवोल्यूशन चाहिए। और बिल्कुल दोनों चीजें होनी चाहिए। एक ये कि वो लोग जो दिल्ली कभी आए ही नहीं परफॉर्म करने के लिए, और 60-60 साल से बजा रहे हैं, गा रहे हैं, एक तो उनको स्टेज मिलना चाहिए। और दूसरा जो बच्चे हैं, जो जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि आगे उनमें भी एक नाम पैदा करने के एक गुंजाइश रहे, तो उनको लाना चाहे। तो ये सामापा शुरू हो गया। तो सामापा का पहला थ्रस्ट यही था कि जन जन तक संगीत,
यानी हमें ही लोगों तक जाना है संगीत लेके, हमें ही आर्टिस्टों को लोगों तक ले जाना है ताकि वो उनको पहचाने, उनको सुने और ये फील करें कि हमारी कंट्री कितनी रिच है आर्ट की दुनिया में। तो इसमें हमें लगा कि चूंकि एक तो थ्रस्ट इस पे था, दूसरा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा कल्चरल जो ये प्रमोशन प्रोपोगेशन वो तो बहुत काफी हद तक और काफी जरूरी है, क्योंकि वहां तो एरियाज हैं, वहां तो कभी कोई गया ही नहीं है, उन्होंने शास्त्रीय संगीत सुना ही नहीं था बेचारों ने। जैसे पुंछ का एरिया है और जो जम्मू के फार ऑफ एरियाज हैं या कश्मीर के फार ऑफ एरियाज हैं, वो सुना ही नहीं था उन्होंने। तो उन तक हमने क्लासिकल म्यूजिशियंस को पहुंचाया और उन्होंने इतना रिस्पॉन्ड इतना अच्छा किया कि बर्फ हो रही है, छाते लेके बैठे हुए हैं और गाना सुन रहे हैं। और यहाँ से जो हमारे बहुत मेन आर्टिस्ट हैं जो और क्लासिकल गाना सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वो गजल सुन रहे हैं या फोक सुन रहे हैं, नहीं, बल्कि क्लासिकल गाना सुन रहे हैं और छाते लेके और बारिश में और बर्फ हो रही है उसमें सुन रहे हैं। तो ये काम काफी मुश्किल था, पर ईश्वर की कृपा से ये हमने किया और इसका आगाज किया, और जिसकी वजह से टोटल जो पॉलिसी प्रेजेंटेशन की थी उसमें रद्द-बदल हो गया। लोगों ने नई टैलेंट को चांस देना शुरू कर दिया, लोगों ने दूर दूर एरिया से लोगों का म्यूजिशियंस को बुलाना शुरू करे। अदरवाइज आपने भी देखा होगा दिल्ली के फेस्टिवल हुआ करते थे, वही आर्टिस्ट आते थे, पिछले 1 महीना पहले भी, 2 महीने के बाद वही आते थे, कुर्ता भी वही रहा करता था, राग रातियां भी वही होती थी, कोई रद्द-बदल कोई चेंज नहीं होता था। तो जिससे क्या हो गया कि जैसे लोगों में भी एक टेस्ट खत्म होने लगा था, लोगों में एप्रिसिएशन ही खत्म हो रही थी। तो हमने कोशिश किया कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्रिटिसिज्म यानी म्यूजिक क्रिटिक्स को भी इवॉल्व करना चाहिए, उनको और प्रमोट करना चाहिए, ताकि अगर रिसाइटल हो रहा है 2000 सुन रहे हैं, कम से कम 2 लाख तक की न्यूज जानी चाहिए। जितने ज्यादा जाए उतना ज्यादा अच्छा लोग आर्ट की दुनिया से जुड़े हुए लोगों को पहचाने। और इसमें साहित्यकार भी आ गए, इसमें पेंटर्स भी आ गए, हमने कोई अलहदा नहीं किया। हम ये फील करते हैं जयकिशन साहब कि आर्ट की दुनिया एक है, इसमें साहित्य भी है, इसमें हर चीज है, और वो संगीत का पूरा ही ये एक अलहदा तन्हाई में ऐसा काम नहीं होता है, बल्कि सारा मिलजुल के काम है। तो हमारा बस यही सोच है कि हम चले और कारवां चले, सिर्फ हम ही ना चले ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कारवां चले, पूरा कारवां चले। ये सामापा जो संस्था है, इसका मतलब कोई फुल फॉर्म है या क्या, किस टाइप से आपने इसको जो नाम दिया है? सामापा का है ये है सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्म आर्ट्स। अच्छा। जी जी, सोपोर से जुड़ा हुआ है ये सारा। तो इस वजह से इसका वही है। पहले मेरे फादर का भी वहाँ कश्मीर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, 50s में शुरू हो गया था वो। मतलब वहाँ की प्रेजेंटेशन भी ये रहा करती थी कि कर्नाटक म्यूजिशियन भी परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ हमारे अलग अलग जो डांस के म्यूजिशियंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। मतलब गाना बजाना सारा जितना भी है, संतर वोकल हर चीज वहां पर परफॉर्म किया जाता था, लोग सुनने आते थे और बड़े गैदरिंग बहुत जबरदस्त रहा करती थी। तो हमने इसी पे काम करना मुनासिब समझा कि इसी चीज को लेके दोबारा लोगों में इंटरेस्ट जागे, वो संगीत उन तक पहुंचे ताकि उनकी जिंदगियों में संगीत आए और वो अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए कुछ और कंट्रीब्यूट कर सके, ढंग से कंट्रीब्यूट करें। एक आखिरी सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि साहित्य, शास्त्र और संगीत, इन तीनों स्तंभों के बारे में आपने देश विदेश में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जी, इसके जुड़ाव के बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, हमारी पूरी पहली कोशिश ये रही है कि मैं जो मेरा जो पहला थ्रस्ट रहता है वो ये है कि हमारा जो शास्त्र है जी, और शास्त्र में साहित्य है जी। मसलन हमारी अगर हम देखें ख्याल गायकी में 80% निर्गुण रचनाएं हैं जी। और बहुत बड़ा कलेक्शन है वो बंदिशों का, जो हजारों की तादाद में है। और बंदिशें भी ऐसी हैं कि 4 लाइनों में जो कहा गया है उसकी अगर तशरीह की जाए, यानी अगर उसकी एनालिसिस की जाए तो 40 पेज में उसकी एनालिसिस होगी उन सिर्फ 4 लाइनों की। इस तरीके का हमारे पास मवाद है, इस तरीके का हमारे पास लिटरेचर है, ये ऐसे रचनाएं हैं।
और दूसरा रहा कि संगीत का जो अपना शास्त्र है उसका एक प्रॉपर मकाम है। यानी जी हमारी राग रागनियां जितनी भी हैं वो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक है। वो जब रचनाएं उनकी की गई हैं बहुत सोच समझ के उनकी रचनाएं की गई हैं। यहाँ तक कि टाइम थ्योरी के हिसाब से उनकी रचनाएं की गई हैं। और टाइम थ्योरी जब इवॉल्व होती है कि किस किस्म के राग मॉर्निंग से लेके कैसे वो दिन की ओर चले जाएंगे, शाम की ओर चले जाएंगे, रात की ओर जाके फिर से मॉर्निंग की ओर चले जाएंगे। और इसमें से कुछ बहुत सारी कंपोजिशन ऐसी है जो उस टाइम थ्योरी को फॉलो करती है। यानी मॉर्निंग जी की कंपोजिशन होगी तो मॉर्निंग के बारे में ही वो होगा कि भाई जागो, बिल्कुल रैन गई, और इस तरह से चीजें आती हैं। और मैं ये समझता हूं कि बिना शास्त्र के कोई काम परफेक्ट नहीं, क्योंकि शास्त्र एक पाबंदी है, डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन जीवन में भी उतना ही जरूरी है, और डिसिप्लिन जो हमारी संगीत की दुनिया में भी उतना ही जरूरी है। चाहे वो बिल्कुल डिसिप्लिन सिर्फ ये हो कि मुझे किस वक्त उठना है, अपनी रियाजत करना है, चाहे वो डिसिप्लिन ये हो कि मुझे वॉइस कल्चर को कैसे डेवलप करना है, चाहे वो डिसिप्लिन ये हो कि भाई किस राह के हिसाब से मुझे अपने टेम्परामेंट को कैसे उसी हिसाब से सांचे में डालना है। यानी अलग अलग रिक्वायरमेंट की इन चीजें रहती हैं। तो जी ये जी मैं समझता हूं कि हर चीज, ये तीनों चीजें, आपने इतना अच्छा ये सवाल पूछा है कि ये तीनों चीजें ही कनेक्टेड हैं और ये पूरे संगीत में ही समा रही है। और एकदम संगीत एकदम इसी की कॉम्बिनेशन से बनता है, उसके बगैर बनेगा नहीं। मतलब अगर साहित्य आपका नहीं है, अगर आपका शास्त्र ठीक नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन कतई ठीक नहीं हो सकती। बेशक, दुनिया का कोई बशर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो जानकार हो, और जो जानकार नहीं है उसके लिए तो बराबर ही है। मतलब यह है कि हर राग, हमारी राग की रचनाएं, जैसे आप जानते हैं कि एक राग है उसके पैरेलल और 8-10 राग चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हर राग की अपनी आइडेंटिटी है। अब जी उसको कैसे आप साधेंगे? साधेंगे तभी जब आपको अपना गुरु बताएगा कि इसमें कैसे रास्ता कैसा है। साधेंगे एकदम तभी जब आपको गुरु वो शास्त्र बताएगा कि भाई ये शास्त्र है, इसकी ये बैकग्राउंड है और इस तरह से आपको करना है। और क्या बात साथ जानेंगे तभी जब उस सिस्टम को आप अच्छी तरह से जान के अपने में उसको लगेंगे, अपने में उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, उस अपनी साधना का हिस्सा बनाएंगे। उस साधना का हिस्सा बनने के बाद ही उसमें परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। और जब परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा तो आपको चैन आएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगेगा तो पब्लिक को अच्छा लग सकता है, सुनने वालों को अच्छा लगेगा। अगर कोई सही चीज हो जो खुद ही ना बातें हो तो दूसरे को कैसे बाया जाए? क्योंकि आखिर सही बात आर्टिस्ट जो है उसका कम्युनिकेशन है, वो जी कम्युनिकेट करता है। और ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कश्मीर के बहुत बड़े एक साहित्यकार रहे हैं, साहित्यकार है, मतलब लीजेंड है वो, आचार्य अवलोगुप्त, एक बहुत बड़ा नाम, जिनके ग्रंथ जी लिखे हुए हैं। वो जी भी संतूर बजाते थे, वो उसे नाद वीणा कहते थे। और वो ये अच्छा कहते थे कि जिस वक्त नाद वीणा बजे, सुनने वाले को मैं उस लेवल पे पहुंचाऊं जहां पे कि वो नाद के साथ जुड़ के पूरा ही अपने आप को अलहदा कर दे इस संसार से, और उस एक्सटेसी में वो चला जाए, उस वाह वाइब्रेशन के साथ चला जाए, तो मेरा गाना बजाना पक्का है। और वो कहते थे कि उनके बजाने में ऐसा सोज था, उनके बजाने में ऐसी वाइब्रेशन थी कि सुनने वाला सुन के ही उस एक्सटेसी में चला जाता था। और जब तक वो गाना बजाना चलता रहता था तब तक उसको दुनिया की कोई सुध बुध नहीं रहती थी, दुनिया से पूरा बेखबर। और आचार्य अवलोगुप्त का यही है कि जैसे उन्होंने ग्रंथों में कहा है कि संगीत वही है जो आपको उस स्टेट में पहुंचा दे, उस एक्सटेसी में एकदम पहुंचा दे। और वो एक्सटेसी तभी आएगी जब आप इन चीजों पे काम करेंगे, उसके साहित्य को समझेंगे, उसके शास्त्र को समझेंगे, उसके डेवलपमेंट को समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके ध्वनि को समझेंगे, उस नाद को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके रिदम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तो जाके आप कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ और दे सकेंगे। और उनको खुद आप उस एक्सटेसी में जाएंगे और लोगों को उस एक्सटेसी में लेंगे। और जब ये मकाम लिसनर्स का आएगा तो वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनेंगे कि जो हकीकतन ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इस प्लेनेट के लिए काम करना शुरू करेंगे और अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी उतनी होगी। वाह वाह पंडित जी,
मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं निशब्द हूँ आपकी बातों सुन कर। थैंक यू। इतना आनंद थैंक का यू। अनुभव कर रहा हूँ कि मैं उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इस सफरनामा में आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना आशीर्वाद दिया और हमारे सभी श्रोताओं को इतना मंत्रमुग्ध किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के मेहमान पंडित भजन सुपोरी जी। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।